गरीब प्रतिभावान छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आपको बता दें, छात्रों का चयन राज्य स्तर पर परीक्षा से होगा। आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों के छात्रों से शुल्क लिया जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास से प्रदेश के छात्र छात्राओं के साथ ई संवाद करते हुए सीएम ने कहा था कि प्रदेश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन और शोध के लिए एक अलग आवासीय साइंस कॉलेज स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। आज का युग कड़ी प्रतिस्पर्धा का बन गया है। उत्तराखंड में 2 अक्टूबर को करीब 30 ग्राम पंचायतों में रह रहे लोगों को प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्ड उपलब्ध हो सकते हैं। राजस्व और पंचायत विभाग के साथ ही सर्वे ऑफ इंडिया इस काम में जुटा हुआ है। स्वामित्व कार्ड मिलने पर इन गांवों के लोग शहरों की तरह मकान, दुकान आदि की खरीद फरोख्त कर सकेंगे। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्वामित्व योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि गांव के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक इस योजना के तहत दिलाया जाएगा। उत्तराखंड में अल्मोड़ा, पौड़ी, उधम सिंह नगर में इस योजना को शुरू किया गया है। राजस्व विभाग के मुताबिक सर्वे ऑफ इंडिया ने इन तीनों जिलों में काम भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने प्रस्तावित दौरे पर डोईवाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने आजाद हिंद फौज के अमर शहीद दुर्गामल की मूर्ति का अनावरण करके कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया। जिसके बाद सीएम ने भूमि पूजन कर एसडीएम पीजी कॉलेज में महिला छात्रावास और डोईवाला तहसील भवन का शिलान्यास किया, जिसमें 2,76,51,000 की लागत से छात्रावास के भवन निर्माण और 4,02,28,000 की लागत से डोईवाला तहसील भवन का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने कहा कि डोईवाला विधानसभा से विधायक होने के नाते मेरी ये कोशिश रहती है कि डोईवाला विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाया जाए। और डोईवाला कॉलेज में छात्राओं की संख्या अधिक होने पर उन्होंने इस कॉलेज में महिला छात्रावास की जरूरत समझी और आज इसका शिलान्यास किया। विधायक होने के नाते और डोईवाला की जनता के द्वारा आशीर्वाद देने के पश्चात मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि डोईवाला विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा के रूप में बदला जाए। ये मौका है और इस मौके पर हमको अच्छा सा अच्छा करके देना चाहिए। पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से बांगापानी तहसील के धामी गांव में हुए भूस्खलन से एक मकान जमींदोज हो गया। मलबे में दबने से मां बेटी और तेजम तहसील के गूठी गांव में पहाड़ी से हुए भूस्खलन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। एनडीआरएफ और पुलिस की टीम ने मलबे में दबे शवों को बाहर निकाला। मौसम के कहर ने मुंसियारी और धारचूला विकासखंड के लोग भयभीत हो चुके हैं। जिले में बारिश से 21 सड़कें बंद चल रही हैं, जहां पहाड़ी से हुए भूस्खलन के बांगापानी के धामी गांव के भीला तौक में विशन देवी का मकान मलबे के साथ बह गया और घटना में 55 वर्षीय विष्णा देवी पत्नी हयात सिंह और जवाहर सिंह पुत्र हयात सिंह मलबे में दबने से उनकी मौत हो गई। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। सोमवार को 224 संक्रमित मामले मिले हैं, जबकि 3 संक्रमितों की मौत हुई है। हालांकि उनकी मौत का कारण अन्य बीमारी बताई जा रही है। हरिद्वार जिले में फिर से एक ही दिन में 118 कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश में अब तक संक्रमितों के आंकड़े की अगर बात की जाए तो 6,300 के पार हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में 4,026 सैंपल निगेटिव पाए गए। हरिद्वार में 118 लोगों की कोरोना की पुष्टि हुई। 78 संक्रमित संपर्क और 40 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं।
रेलवे द्वारा जारी की जाने वाली समय सारणी में इस बार व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। लंबे समय से प्रयागराज से मेरठ सिटी की तरफ जाने वाली संगम एक्सप्रेस में जुड़कर जाने वाली देहरादून लिंक एक्सप्रेस का साथ अब अलग हो गया है। ये दोनों ही ट्रेनों को अलग अलग समय पर चलाने की तैयारी है। इसके अलावा हरिद्वार जाने वाली हरिद्वार एक्सप्रेस दायरा अब ऋषिकेश तक बढ़ाया जा रहा है। दरअसल रेलवे द्वारा बीते कई दिनों से जीरो बेच समय सारणी का निर्धारण किया जा रहा था, यानी कि देश भर में चलने वाली सभी ट्रेनों को समय का रेलवे द्वारा पुनः निर्धारण इसके तहत होगा। अब आपको बता दें, ऐसे में रेलवे के पास समय यही है कि कोरोना काल के बाद जब भी सभी ट्रेनों का संचालन शुरू हो तो वह यात्रियों की सुविधा एवं संबंधित जोनल रेलवे की सहूलियत के हिसाब से हो। सभी जोनल रेलवे अपने जोन में चलने वाली ट्रेनों के लिए संभावित समय के बारे में रेलवे बोर्ड को अवगत करवा रहा है। प्रयागराज मंडल की बात करें तो जंक्शन से मेरठ सिटी और देहरादून जाने वाली संगम एक्सप्रेस लिंक एक्सप्रेस को 21 साल के बाद अब अलग अलग करने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान में हुए सियासी संकट के बाद देश भर में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। देहरादून में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच किया, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया। बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि जिसका चरित्र जैसा होता है उसका आचरण वैसा होता है। साथ ही बंशीधर भगत ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल के दौरान ऐसे ही कृत्य किए हैं, इसलिए अब भाजपा पर इस तरीके के आरोप लगा रही जो पूरी तरीके से निराधार है। इतना ही नहीं, बंशीधर भगत ने कल्याण सिंह सरकार की जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस दौरान किस तरीके से काम किया था वो देश की जनता भूल नहीं पाई और अब राजस्थान में कांग्रेस अपने घर को संभाल नहीं पा रही, जिसका आरोप भाजपा पर मना जा रहा है, जो पूरी तरीके से गलत है। इमरजेंसी लगाकर देश की सभी सरकारों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया, कल्याण सिंह जी की सरकार को जिस तरीके से गिराया, वो अपने दिन भूल रहे हैं। भाजपा का ये कोई कल्चर नहीं है। भाजपा ने किसी प्रकार से कोई सरकारों को गिराने का कोई काम नहीं किया है। वो अपने परिवार को नहीं संभाल सक रहे हैं तो आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं। अपने परिवार को संभालें। उत्तराखंड में क्या हमने खरीदे थे? वर्तमान में राजस्थान में चल रहे राजनीतिक अस्थिरता के माहौल पर कांग्रेस द्वारा देश भर में राजभवन कूच करने का आह्वान किया गया, जिसके अनुसार देहरादून में भी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच किया। इस कूच के दौरान पुलिस प्रशासन ने राजभवन से पहले बैरिकेड लगाकर सभी प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस मौके पर प्रीतम सिंह के साथ पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी समेत तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। मैं कहना चाहता हूँ कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जनता द्वारा जनादेश नहीं दिया गया है और वहाँ पर अन्य दलों की सरकारें हैं, उन सरकारों को गिराने के लिए धनबल के आधार पर केंद्र सरकार के इशारे पर भाजपा काम कर रही है। कई सरकारों को गिराया गया और अब राजस्थान की सरकार पर प्रहार करने का काम किया जा रहा है। नैनीताल में कोविड-19 के चलते उत्तराखंड में चल रहे 2 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन के विरोध में व्यापार मंडल ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी। व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन सिंह नेगी की अध्यक्षता में व्यापारियों ने सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार ने शराब की दुकानें तो खोल दी, लेकिन दैनिक उपयोग के सामानों की दुकान को बंद रखा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम पिछले 1 हफ्ते से सरकार से लगातार अनुरोध करते आ रहे हैं कि नैनीताल टूरिस्ट प्लेस है, उसको इस लॉकडाउन से मुक्त किया जाए और उस पर भी सैटरडे शनिवार को तो बिल्कुल लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं है।
एक तरफ सरकार अपनी रेवेन्यू के लिए शराब को खोल रही है, दूसरी तरफ व्यापारियों के गले में फंदा डाल रही है, जो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। और इस हफ्ते तो हमने लगातार अपना बहुत पेशेंस रखा हुआ है और आने वाले समय में हम लॉकडाउन का पूर्ण बहिष्कार करेंगे, ये सरकार को हम अभी से चेता दे रहे हैं। सूबे में एक बार फिर से बरसात अपना तांडव दिखा रही है, जिसके चलते जहां एक तरफ नदियां उफान पर हैं तो वहीं पहाड़ी मार्ग मलबा आने के कारण बाधित हो गया, जिसका असर विकास नगर अंतर्गत जौनसार बावर के लाइफलाइन कहे जाने वाले विकास नगर चक्राता मुख्य मोटर मार्ग पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात के कारण स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देर रात हुई मूसलाधार बारिश से इस मोटर मार्ग पर साहिया के करीब जजरेट में मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया, जिससे आवाजाही कर रहे वाहन राहगीर वहीं फंस गए, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी द्वारा करीब 11 घंटे बाद जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटवा कर यातायात सुचारू किया गया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि जजरेट की ये क्षेत्र बरसात के मौसम में हर साल स्थानीय लोगों के साथ ही काश्तकारों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये जजरेड़ जो मार्ग है ये विगत वर्षों से ऐसे ही देखने को मिलता है, जोखिम भरा रास्ता है, इसलिए लोगों को आवागमन में कठिनाइयाँ होती है। कल रात्रि से यहाँ लगभग 200 से 250 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है, जो कोई फल सब्जी भर के आए हैं और नीचे से राशन की गाड़ियाँ भर के आई, लेकिन वो आधे रास्ते में रुके हैं। उनको ना तो कोई खाने पीने की व्यवस्था है, ना कोई आने जाने की व्यवस्था है। डोईवाला में हरज्ञानचंद सरस्वती विद्या मंदिर के संस्थापक एवं प्रसिद्ध समाजसेवी स्वर्गीय मांगेराम अग्रवाल की 17वीं पुण्यतिथि पर आशीर्वाद वाटिका डोईवाला में पौधारोपण, विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा स्वर्गीय मांगेराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने 17 जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री वितरित की। साथ ही साथ इस मौके पर एम्स ऋषिकेश के निदेशक प्रोफेसर रविकांत को कोरोना वॉरियर सम्मान, यशपाल अग्रवाल को व्यापारी हितैषी सम्मान, कमला नेगी को राज्य आंदोलनकारी एवं समाजसेवी सम्मान, चंद्रवीर पोखरियाल को गंगा स्वच्छता सम्मान, कृष्ण प्रसाद उनियाल को संस्कृत भाषा संवर्धन सम्मान एवं टीएचडीसी के संजीव कुमार को कोरोना वॉरियर सम्मान से नवाजा गया। आज महसूस कर रहे हैं आपके इस मंच के माध्यम से। एक बार जब जोरदार ताली बजाना आप अभिनंदन करें। संघ के हमारे प्रांत प्रचारक आदरणीय युगवीर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी और सैकड़ों की तादाद में जहां उम्मीद हम की तैयारी कर सकते थे, लेकिन सीमित मात्रा में उन्होंने कार्यक्रम किया। आज उनको याद किया, सबने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ा के उनको श्रद्धांजलि दी है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए देश के तमाम हिस्सों से मंदिरों की माटी और नदियों का जल भेजा जा रहा है। इसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड में भी चारधाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत अन्य मठ मंदिरों की माटी के साथ ही गंगा यमुना का पवित्र जल भी अयोध्या भेजा जाएगा, जिसका इस्तेमाल अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर निर्माण में किया जाएगा। हालांकि उत्तराखंड राज्य के मिट्टी और नदियों का जल भेजने का जिम्मा विश्व हिंदू परिषद ने उठाया है। ये बहुत 500 साल के बाद ये बहुत बड़ा एक समय है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर भूमि से अनुमति मांगेंगे, आज्ञा मांगेंगे कि भाई यहाँ पर हम राम मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ ये दिवाली मनाने का मौका है, देव दिवाली मनाने का मौका है। कोरोना काल में जहां एक तरफ भय का माहौल बना है, तो वहीं अब मंदिरों में धीरे धीरे श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। अब बात करते हैं रानीखेत के शिव मंदिर के, जिसे पंचेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। सावन माह में सैकड़ों श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक को आते हैं, लेकिन
कल सावन माह के दूसरे सोमवार को शिव मंदिर में सुनसान पड़ी रही मंदिर में जगह जगह कोरोना वायरस को लेकर पोस्ट लगे थे। मंदिर समिति के प्रबंधक रमेश सिंह अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर श्रद्धालुओं का मंदिर में आना काफी कम हो गया है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मंदिर खोला जाता है। यहाँ हर साल कई विवाह आयोजित होते थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते सब सूना पड़ा है। टाइमिंग आपकी प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक, नहीं 11 बजे तक सॉरी, और शाम को 4 बजे से 7:30 बजे तक का रखा गया है, टाइमिंग रखी गई है। इसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा तो अधिक तो नहीं आ जा सकता है श्रद्धालुओं की, लेकिन फिर भी अपनी श्रद्धा के मुताबिक 100-150 लोग आ ही जा रहे हैं डेली। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, जयवीर मावी, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीरा, वेदेन प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस थी, दरवेन सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान उत्तराखंड वापस लौटे प्रवासियों को किसानी से जुड़ने के लिए राज्य सरकार तमाम योजनाओं को संचालित कर रही है, ताकि राज्य में लौटे प्रवासियों को कृषि के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसी क्रम में जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने जलागम के अधिकारियों के साथ बैठक करके प्रदेश के भीतर कृषि के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के साथ ही मौसमी और बेमौसम सब्जियों को उगाने को लेकर बैठक की है। बताते कि बैठक के बाद जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि प्रदेश के भीतर मौसमी सब्जियों को उगाने के लिए किस तरीके से कृषकों को प्रोत्साहित किया जाए, इस पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य के किसानों को किसानी छोड़ चुके हैं, लिहाजा अब उन्हें किसानी की ओर मोटिवेट करने का पहल की जा रही है। इसके साथ ही इसी कोरोना काल के दौरान उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को किसी से जोड़ने के साथ ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं। जलागम की समीक्षा बैठक हो रही है और इसमें निश्चित रूप में जो बेमौसमी सब्जी हैं और उनको उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, पौधा, झंगोरा, दालें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, और विशेषकर इसमें किसानों को जिन्होंने किसानी छोड़ दी थी और कुछ कर नहीं रहे थे, उनको इसमें आहूत किया गया, उसमें सम्मिलित किया गया, निमंत्रण दिया गया, आइए पहाड़ में किसानी कीजिए। और इस समय हमारा फोकस जो प्रवासी उत्तराखंड के जो लोग आए हैं, हमारे पहाड़ में आए हैं, उनको कृषि में कैसे हम प्रोत्साहित करें, कैसे उनकी एक सहभागिता हमारे साथ हो, इसके लिए हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं।
नैनीताल हाईकोर्ट ने भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार को झटका देते हुए सुमाड़े में स्थायी कैंपस बनाने के निर्णय को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि दोनों सरकारों ने छात्रों की सुरक्षा को दरकिनार करते हुए निर्णय लिया। अब वो छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए 4 माह के भीतर एनआईटी के अस्थायी कैंपस को कहां बनवाना है इसका निर्णय लेने के साथ ही कोर्ट में दोनों सरकारों को पर एनआईटी प्रशासन को 1 जुलाई 2021 से पूर्व ही अस्थायी कैंपस की सभी सुविधाओं को अमल में लाने का करार आदेश दिया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश की सबसे बड़ी शाही शादी के मामले में फैसला सुनाते हुए पर्यटन सचिव से कमेटी गठित करके पर्यावरण को हुए नुकसान को कंट्रोल करने के साथ ही वहां पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश जारी किए। साफ तौर से कहा जाए कि औली में विंटर खेल गतिविधियों के अलावा किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधियों पर सरकार रोक लगाए ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंच पाए। आपको बता दें कि काशीपुर निवासी अधिवक्ता रक्षित जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के औली बुग्याल में 18 से 22 जून तक करीब 400 करोड़ रुपए से गुप्ता बंधुओं के बेटों की शादी का आयोजन किया गया, जिसमें मेहमानों को लाने जाने के लिए करीब 200 हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई थी। हेलीकॉप्टरों से पर्यावरण को खतरा होगा, साथ ही साथ बुग्यालों और क्षेत्र में रहने वाले जंगली जानवरों को भी खतरा होगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा दिए गए पूर्व के आदेशों की अनदेखी की जा रही है। टूरिज्म सेक्रेटरी है उसको डायरेक्ट किया है, उसके एक कमेटी टूरिज्म की जो लीड है उसको बहुत ज़रूरी है कि वो बैलेंस करे। जो औली में लार्ज स्केल इतना लेवल पे जो शादी हो रही थी, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी हाईकोर्ट के पुराने जजमेंट्स के खिलाफ, उसको लेके जो हमने केस फाइल किया था जिसका फाइनल डिसीजन आया है और बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन हाईकोर्ट ने किया है। डायरेक्शंस कुछ इशू करे हैं और कुछ ऑब्जर्वेशंस भी करे हैं। डायरेक्शंस सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन ये है कि जो टूरिज्म सेक्रेटरी है उसको डायरेक्ट किया है, उसके एक कमेटी का गठन किया है जो ऐसी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करे और जो वहाँ के जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करे और उसको वो करे। खबर रुड़की से है, जहां भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव में 2 परिवारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे और धारदार हथियार चल गए। विवाद खूनी संघर्ष में बदला और करीब दोनों पक्षों की तरफ से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाते हुए घायलों को मेडिकल के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भेज दिया। एक लड़की का फोन आ रहा था, लड़की फोन कर रहे थे दूसरे पार्टी वाले। आया जब छोटे वाले भाई के पास वो जिसकी बहन थी वो लड़का मजदूरी कर रहा था, तो इन्होंने क्या करा, इसने भाई ने फोन ले लिया, भाई तू उसे गाली क्यों दे रहा है? अच्छा उल्टा गाली दे रहे थे इसे ये। तो जब गाली दे रहे थे इसने पूछा भाई तुम गाली क्यों दे रहे हैं? छोटे वाला भाई आ गया वहाँ पे, इसने जाकर खड़ा ही हुआ, घर के आगे रास्ता था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने 5-7 आदमी ने पीटना शुरू कर दिया। इसका सिर फाड़ा, ठीक है जी, और इसके मतलब डंडे वंडे पूरे बजाए उसको। ये फिर जान बचा के भाग गया। इन मतलब पूरी जान से मारने की कोशिश करी। कोई लड़का एक भाई के पास में मजदूर काम करता है, उस लड़की पे फ़ोन करता था उसके रिश्तेदार पे, तो उसने कहा भाई काम कर ले। उन्होंने कहा जी पता नहीं कौन है मुझे फ़ोन पे गाली दे रहा है। उसने जो भाई था उसने इसमें जो चोटिल है सनवर, उसने कहा ला मेरी बात करा। तो सनवर ने जब बात की तो सनवर को भी इन्होंने दोबारा से ऐसी गाली दी, गाली गलौज की और कहा कि तू यहाँ पे आ तेरे गोली मार देंगे। जी दबंग लोग हैं गाँव के बहुत ज़्यादा, और पहले भी बहुत ऐसे विवाद हुए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं के खिलाफ। थाना क्षेत्र अंतर्गत मानूदास गांव में 2 परिवारों के मध्य किसी बात को लेकर के विवाद था, जिसमें कल मारपीट की घटना हुई है। और जो ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। अभी वहां पे शांति व्यवस्था बनी हुई है। दोनों पक्ष अभी मेडिकल करा रहे हैं। जो ही हमें मेडिकल कराने के बाद तहरीर मिलेगी, हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विकासनगर के कालसी थाना क्षेत्र के छुबरो पावर हाउस के पास एक यूटिलिटी वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में होता हुआ टोस नदी में जा समाया, जिसके चलते वाहन चालक टोस नदी में गिरकर लापता हो गया, जबकि वाहन में सवार एक अन्य व्यक्ति पहले ही छिटक कर दूर गिर गया था, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई। बताया जा रहा है कि ये वाहन हिमाचल प्रदेश के शिमला से टमाटर लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर गया था।
हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा छत्तीसगढ़। नमस्कार।